Okay, hello everyone. Wait, yes. Today we will study about equilibrium mixture. थर्मोडायनामिक्स में तुमने बहुत अच्छा काम किया है ना. स्क्रीन नहीं दिख रहा है. 3 लेक्चर हो गए हैं बट किसी ने बताना जरूरी नहीं समझा कि मैडम स्क्रीन विजिबल नहीं है, सिर्फ वॉइस आ रहा है. अभी भगवान जाने उस वाले चैप्टर का क्या होगा, ठीक है, क्लियर. पर ये है कि अगर मेरे को टाइम लगता है मैं फिर से करा दूंगी, बट फिलहाल तो बड़ा ही मुश्किल है कि मैं उससे 3 वीडियोस को पता है आपको. एक वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे कम से कम 3 आवर्स डिवोट करने पड़ते हैं, तब जाके एक रिकॉर्डिंग होती है, क्लियर. बट चलो, एज यू लाइक, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? लाइक सपोज करो, मैंने एक क्लोज कंटेनर में पानी लिया, वाटर लिया मैंने एक क्लोज कंटेनर में, क्लियर. अब क्या हो रहा है कि मैं उस कंटेनर में लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर है ना, ऑब्वियसली यहाँ पर एक क्लोज कंटेनर है, अगर कोई है ना, इतना मैंने इसमें लिक्विड लिया है, यहाँ पर जो खाली स्पेस है यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर होगा एयर का ना, इस एरिया में, है ना. मैंने उस प्रेशर को मेजर करना शुरू किया. सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व दैट कि विद टाइम प्रेशर इज इंक्रीजिंग. प्रेशर इंक्रीज कर रहा है कुछ टाइम के साथ, बट आफ्टर सम टाइम देर इज नो फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर, है ना. देर विल बी नो फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर. तो हुआ क्या, कुछ पहले प्रेशर क्यों इंक्रीज कर रहा था और कुछ टाइम के बाद प्रेशर कैसे कांस्टेंट हो गया, ये हमने समझने के लिए इक्विलिब्रियम कंसेप्ट को हमने समझना पड़ेगा. क्या होता है कि देखो, पहले प्रेशर क्यों इंक्रीज कर रहा था, बिकॉज जो आपके वाटर के लिक्विड वाटर जो लिक्विड फेस में था ना, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड फेस में, वो क्या कर रहे थे, यहाँ जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं इधर सरफेस पर, वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे ऊपर गैसेस फेस में, लिक्विड फेस को छोड़कर गैसेस फेस में चले जाते हैं. वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं और लिक्विड फेस को छोड़कर गैसेस फेस में चले जाते हैं, ठीक है. जैसे वो जाना शुरू कर रहे थे ना, मान लो पहले 3 मॉलिक्यूल गए, फिर 10 गए, फिर 15 गए, प्रेशर इंक्रीज कर रहा था. बट कुछ टाइम के बाद में हम देखते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर. तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम हम कहेंगे उस सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है. मतलब ये जो प्रोसेस है, होता क्या है कि जो कंटेनर में क्या होगा कि जो पानी आपने डाल दिया, उसके ऊपर जो खाली स्पेस है उसमें तो लिक्विड जा रहा है ना, जा रहा है. अब मान लो यहाँ पर है लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फेस में आ गए, इस ऊपर एम्प्टी स्पेस में, है ना. देन क्या होगा, फिर ये रिवर्स भी तो होगा प्रोसेस. ये जो पानी के मॉलिक्यूल जो वेपर फेस पे चले गए हैं, ये फिर से कंडेंस होके लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट होना होते हैं. जैसे आप देखते हो कि पानी इवेपोरेट होता है ना, ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, फिर बादल कंडेंस होते हैं, फिर बारिश होती है ना. तो वैसा बिल्कुल सेम साइकिल. ओके, क्लियर. बस यहाँ पर क्लाउड्स नहीं बनेंगे, है ना. यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल है. ओके, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कंडेंस होके फिर से लिक्विड फेस में भी आते हैं, ठीक है. तो इनिशियली क्या होता है कि जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है, रेट ऑफ वेपराइजेशन मतलब लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना, ठीक है. रेट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन से ज़्यादा होता है, ठीक है. इनिशियली रेट ऑफ वेपराइजेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन. मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, मान लो अगर 100 मॉलिक्यूल्स मेरे वेपराइज हो रहे होंगे, इसका मतलब है कि हार्डली उसमें से 30 या 40 कंडेंस हो रहे होंगे, ठीक है. सारे मॉलिक्यूल कंडेंस नहीं हो रहे, ठीक है. ये इनिशियल स्टेट है. इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा कि आपका जो जितना रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है. rate of vaporization will become equal to rate of condensation at equilibrium, ठीक है. but before equilibrium rate of vaporization was greater. okay, तो इक्विलिब्रियम पे जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेस को छोड़कर वेपर फेस में जा रहे थे, उतने ही मॉलिक्यूल्स वेपर फेस से कंडेंस होकर वापस लिक्विड स्टेट में आ रहे थे. दैट इज वाई देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर आफ्टर सम टाइम. ओके, इज इट क्लियर. तो हम कहेंगे कि हमारे सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है. और ये जो सब्सटेंस इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर कौन है इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट, पानी ही प्रेजेंट है, बट लिक्विड फेस में और गैसियस फेस में, है ना. पानी दो तरीके से, पानी वेपर्स की फॉर्म में है और पानी लिक्विड फॉर्म में है. तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर. इन्हें क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम
मिक्सचर। ओके, समझ में आ गया। तो जो सब्सटेंसेस इक्विलिब्रियम के दौरान प्रेजेंट होंगे तो उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर। और इसे हम एक और बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक आपने पढ़ा हो ना, डायनामिक क्या होता है, जो चीज मोशन में होती है उसकी स्टडी करना, डायनामिक्स है ना, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। स्टैटिक्स डायनामिक्स है ना। डायनामिक्स में हम क्या करते हैं, जो चीज मोशन में होती है उसको स्टडी करते हैं। यहाँ पर देखो मोशन है, ये इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं ना, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि वो रुक के बैठ गए हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि लिक्विड वाले लिक्विड में बैठ गए हैं मॉलिक्यूल और वेपर वाले वेपर में पड़े हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा। ये कंटिन्यूसली होता रहता है, लिक्विड वाले वेपर में जाते रहते हैं, वेपर वाले लिक्विड में आते रहते हैं, ठीक है। बट इक्विलिब्रियम पे भी ये ट्रांसफर हो रहा है, नो डाउट। बट जितने मॉलिक्यूल लिक्विड फेज को छोड़कर गैसियस फेज में जा रहे थे, उतने ही मॉलिक्यूल गैसियस फेज से लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं, ठीक है। तो वी हैव स्टडीड अबाउट थ्री थिंग्स, व्हाट इज इक्विलिब्रियम है ना, वो हमने समझा, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही होगी ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। जैसे अभी मैंने बताया तो सिंपल एक फिजिकल प्रोसेस है ना, इवापोरेशन जैसा, वेपोराइजेशन, सॉरी नॉट इवापोरेशन। ओके, जो हमने बताया भी एक क्लोज कंटेनर वाला, ये क्या है आपका, यू कैन से इवेपोरेशन बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा हीट नहीं कर रही उसको। तो ये वेपोराइजेशन, ये फिजिकल प्रोसेस है, ये कोई केमिकल चीज नहीं है। अब पानी है जो पानी ही की तरह है ना, चाहे वेपर फेज में चाहे लिक्विड में, H2O ही है ना, कोई नया केमिकल सब्सटेंस तो नहीं बना ना। तो ऐसे देयर सो मेनी रिएक्शंस जहाँ पर नए सब्सटेंस बनते हैं, और अगर उन रिएक्शंस में ऐसे इक्विलिब्रियम अटेन होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहाँ पे तीन तरह की ऐसे केमिकल रिएक्शन दिखा रखे हैं। एक तो देखो, या तो कह रहे हैं कि पहला केस ये है कि जो रिएक्शन है जब नियरली टू कंप्लीशन, मतलब जब वो कंप्लीट होने वाली है तब इक्विलिब्रियम अटेन करे, है ना। मतलब जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो बहुत ज्यादा होगी, बट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, मैक्सिमम सब्सटेंस जो है रिएक्टेंट है वो रिएक्ट हो चुका है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि कोई रिएक्शन क्या करे, जिसमें कि जो इनिशियली ही इक्विलिब्रियम अटेन कर ले, मतलब रिएक्शन प्रोसीड हुई है, ज़्यादा रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुई, थोड़ा ही प्रोडक्ट बना है, तो उस इनिशियल स्टेज में ही उसने क्या किया, कुछ टाइम बाद ही इनिशियल स्टेज में ही उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। वहां पर क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, है ना, प्रोडक्ट की कम होगी, क्योंकि रिएक्शन जस्ट इनिशिएट ही हुई थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है कि जहाँ पर हम ये देखें कि हो सकता है कि रिएक्शन जो है वो अपने मिड वे में थी, है ना, करीबन कि जितना रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट था, मतलब रिएक्टेंट एंड जो प्रोडक्ट का अमाउंट था वो कंपेरेबल हो, है ना। तो तीसरा इक्विलिब्रियम ऐसा भी सेटअप हो सकता है रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो आपने देखा कि ऐसा नहीं है कि रिएक्शन हमेशा, सॉरी, इक्विलिब्रियम हमेशा कंप्लीशन पर ही आएगा। हो सकता है इक्विलिब्रियम इनिशियल स्टेज पर आ जाए, हो सकता है वो रिएक्शन के मिड वे में आए, हो सकता है वो जब रिएक्शन कंप्लीट होने वाली थी तब आए, ठीक है। उसके बाद क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम वेरी सिंपल, वो इक्विलिब्रियम जिसमें आयंस की इन्वॉल्वमेंट हो, है ना। ऐसा इक्विलिब्रियम दिखाएंगे भी, ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी, वो रिएक्शन जहाँ पर आयंस की फॉर्मेशन वगैरह आप देखने को मिलेगी, मतलब रिएक्शन में आयंस की इन्वॉल्वमेंट है, तो दैट मतलब आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, ओके, दैट इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस तीन तरह का है, जिसे हम फेस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। एक तो सॉलिड से लिक्विड जाना, लिक्विड से सॉलिड जाना, एक तो इस तरह का इक्विलिब्रियम। एक है लिक्विड से गैस जाना और गैस से लिक्विड जाना, ये वही है जो भी मैंने बताया था, है ना। लिक्विड से पानी, लिक्विड से गैसेस में जा रहा था, है ना, फिर गैस वाला फिर से लिक्विड में आ रहा था, ठीक है। फिर सॉलिड का गैस में जाना और गैस का फिर से सॉलिड में आ जाना, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे ये फर्स्ट टाइप, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब इसमें इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में है, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, देखो देखो, अगर मान लो इन्होंने लिया आइस और वाटर का, ठीक है, ये कह रहे हैं आइस और वाटर को हम कंसिडर करके चलते हैं। अगर आप आइस और वाटर आपने लिया 273 केल्विन पर, ठीक है, 273 केल्विन समझते हो ना, 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। इस टेम्परेचर पर क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो टेम्परेचर है किसका, लिक्विड एंड लिक्विड और सॉलिड फेज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है, उसे हम बोलेंगे नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट।
नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273 केल्विन, यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है आइस और पानी के बीच में। आइस और पानी के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन होने का मतलब है देयर इज नो फर्दर चेंज इन मास ऑफ आइस एंड वाटर, मतलब जितना आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा उतना ही वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा। किस टेम्परेचर पर? 273 केल्विन पर। मतलब रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वाटर इनटू आइस इज इक्वल टू आइस इनटू वाटर, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इसलिए हमने इस टेम्परेचर को क्या बोला है, हमने इसको मेल्टिंग पॉइंट बोला है वाटर का, क्योंकि इस टेम्परेचर पर सॉलिड एंड लिक्विड फेज आपका इक्विलिब्रियम में है, दैट इज 273 केल्विन। ओके, क्लियर। तो हमने दो बातें हमने यहाँ से विथड्रॉ कर ली हैं। क्या की हैं कि एक तो बोथ जो अपोजिंग प्रोसेस होते हैं वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं ना, मेल्टिंग भी और फ्रीजिंग भी, ठीक है। लिक्विड का आइस में कन्वर्ट होना, फ्रीज होना, ठीक है। मेल्टिंग और फ्रीजिंग जो है वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि जिस रेट से मेल्टिंग हो रही है, रेट मतलब स्पीड काइंड ऑफ, ठीक है, जिस स्पीड से मेल्टिंग हो रही है उतनी ही स्पीड से फ्रीजिंग हो रही है, दैट इज वाई जो है अमाउंट आइस और वाटर का चेंज नहीं हो रहा था उस टेम्परेचर पर, ठीक है, क्लियर। उसके बाद लिक्विड वेपर का देखो, लिक्विड वेपर का तो आपको मैं दिखा देती हूँ अभी यहाँ पर। ओके, इन्होंने क्या किया देखो, इन्होंने यहाँ पर पहले एक ऐसे कोई चैम्बर लिया, इसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रखा। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज अ ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग मतलब लिख देती हूँ, हो सकता है कि किसी को मेरा प्रोनाउंसिएशन ड्राई करना है किसी को, ड्राइंग एजेंट, ठीक है। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड अगर ये हमने किसी कंटेनर में रख दिया है ना, तो मतलब ये क्या कर लेगा, वहां से जो भी हवा में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा ना बच्चे, उसको क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। हमने कुछ देर इसको रखा सो दैट कि वो इस चैम्बर में अगर कुछ मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट है उसको ये एब्जॉर्ब कर ले। आफ्टर सम टाइम हम क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने अपना चैम्बर को मॉइस्चर फ्री कर दिया। नाउ वी विल पुट अ डिश ऑफ वाटर इन दिस चैम्बर, है ना, वी विल पुट अ डिश ऑफ वाटर इन दिस चैम्बर। तो क्या होगा, अब देखो आपने रख दिया यहाँ पर, आपने एक मैनोमीटर लगा दिया। मैनोमीटर इज डिवाइस यूज टू मेजर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक मैनोमीटर लगा दिया और उसको आप प्रेशर को मेजर करने लगे। तो आप क्या देख रहे हो, इनिशियली प्रेशर इंक्रीज कर रहा है ना, एट सम टाइम आफ्टर सम टाइम प्रेशर विल बिकम कांस्टेंट एंड व्हाट वी विल कंक्लूड, है ना, बट वी विल कंक्लूड कि दैट कि एट पर्टिकुलर टेम्परेचर on at which pressure become constant, there is no further change in pressure, we conclude that कि at that temperature rate of evaporation is equal to rate of condensation, कि जितना मॉलिक्यूल इवापोरेट होके क्योंकि वो सराउंडिंग से ही एनर्जी लेकर जा रहा है, हम कुछ उसको बॉयल नहीं कर रहे, ठीक है, वी आर नॉट बॉइलिंग, है ना, जस्ट वो खुद से ही सराउंडिंग में जो हीट प्रेजेंट थी उसी को ही एब्सॉर्ब करके पानी के जो मॉलिक्यूल है वो वेपर फेज में जा रहे थे, ठीक है। और जितने मॉलिक्यूल लिक्विड फेज से वेपर फेज में जा रहे हैं, सिमिलरली उतने मॉलिक्यूल वेपर फेज से लिक्विड फेज में आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। बट तो हमने देखा ये ऐसा कब होता है जी, ऐसा जनरली अगर नॉर्मल अगर आप अटेन करने पड़ो तो ऐसा नहीं हो पाता, बट अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ा हीट करें, उससे क्लोज वेसल लें और 100 डिग्री सेल्सियस पे आप देखें तो जो वाटर के जो वेपर होते हैं, वाटर एंड वाटर के वेपर वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ठीक है। और उस टाइम प्रेशर क्या होता है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 1.013 बार, डू रिमेंबर इट, ओके, 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 1.013 बार। सॉरी ये कहाँ गया, यहाँ पे लिखना था, प्रेशर को मेजर करने के देर सो मैनी यूनिट्स ना, 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू, ज़्यादा फर्क नहीं है बट फिर भी है, ठीक है, इक्वल नहीं है, 1.013 बार। ओके, तो चाहे कहो 1 एटमॉस्फेरिक पर, चाहे कहो 1.013 बार पर, बात एक ही है, ठीक है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर क्या था, प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक या कहो 1.013 बार, सेम चीज है। इस टेम्परेचर पर, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर, ठीक है, आपका जो हाँ वाटर और जो वाटर वेपर्स है ना, जो वाटर था और वाटर वेपर्स आपने देखा वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ओके, इसलिए हमने 100 डिग्री सेल्सियस को क्या बोला है,
हमने बोला है कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब जितने वेपर प्रेजेंट होंगे उतने ही वहां पर अमाउंट ऑफ आपका लिक्विड रहा होगा। क्लियर? बट ओपन सिस्टम में इस तरह का इक्विलिब्रियम आप अटेन नहीं कर सकते, ठीक है, एक क्लोज सिस्टम में ही अटेन कर पाओगे, क्योंकि ओपन में क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल अगर इवापोरेट हो रहा है वो बाहर एनवायरनमेंट में चला जाएगा और इवापोरेट होने लग जाएगा, है ना, तो इक्विलिब्रियम नहीं सेटअप हो पाएगा। उसके बाद सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, तो सॉलिड वेपर का तो उन्होंने 2-3 एग्जांपल ही बताए, जस्ट यू शुड नो इवन कि अगर आपने क्या करोगे, अगर आपने देखो सॉलिड आयोडीन किसी क्लोज वेसल में रखी आपने, ठीक है, क्लोज वेसल था उसमें आपने सॉलिड आयोडीन रखी, आप कुछ टाइम के बाद क्या देखते हो कि जो उस वेसल में वॉयलेट कलर के वेपर्स आ गए, ठीक है, और जो इंटेंसिटी है उन वॉयलेट वेपर्स की वो टाइम के साथ इंक्रीज करे, इनिशियली थोड़ी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं थी, लाइट सा वॉयलेट कलर दिख रहा था, धीरे धीरे टाइम के साथ जो वो वॉयलेट कलर के वेपर्स है ना, मतलब जो आपको दिख रहे हैं चैम्बर के अंदर, उस वॉयलेट कलर की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है, ठीक है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होगा कि वो जो इंटेंसिटी है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी, मतलब अगर अब आप रखे रखो उसको चाहे आधा घंटा 2 घंटा, जो जितना कलर अब दिख रहा है ना उतना ही बाद में दिखेगा, मतलब इंटेंसिटी में कोई फर्दर चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका जो आयोडीन है, सॉलिड आयोडीन है, और आयोडीन जो वॉलेट पेपर्स थे वो आयोडीन के हैं, ठीक है, तो सॉलिड आयोडीन और जो वेपर हैं आयोडीन के वो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ गए हैं एट दैट टाइम, ठीक है, क्लियर? ओके। उसके बाद दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल दिया, और कौन इस तरह का इक्विलिब्रियम शो करते हैं, कैम्फर शो करता है, और अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि ये भी सबलाइम हो सकता है ना, जो सब्लिमेशन शो करते हैं डेफिनेटली वही इस तरह का इक्विलिब्रियम शो करेंगे, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर और आयोडीन। ओके, ये सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल हैं, टू रिमेम्बर इट। उसके बाद है इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन गैसेस, सॉरी सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक है, हमने देखना है कि अगर हम वो सिस्टम जिसमें हम लिक्विड में या तो सॉलिड या गैस को डिसॉल्व करें, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, हम सॉलिड देखेंगे, लिक्विड में हम सॉलिड कैसे डिसॉल्व करना है वो देखेंगे, क्लियर, और उसमें कैसे इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो एक इन्होंने बड़ा कॉमन एग्जांपल लिया है, देखो आपने देखा भी होगा, वेट इसको मैं अंडरलाइन कर दूं, आपने एक गिलास वाटर लिया, आप उसमें शुगर को डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो, है ना, तो क्या होगा कि आप डाल रहे हो, आपने 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच डाला, है ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा डेफिनेटली कि देयर इज नो फर्दर डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट, ठीक है, कि शुगर जो है वो फर्दर डिसॉल्व होना बंद कर देगी किसी पर्टिकुलर, ऐसा तो होगा मान लो 2 चम्मच के बाद या 3 चम्मच के बाद, आपने 3 चम्मच चीनी डाली, उसके बाद आप देख रहे हो कि नहीं अब नहीं, अब ये घुल नहीं रही, ठीक है, तो कुछ तो हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, अगर आप ये कहो कि फर्दर आपकी शुगर डिसॉल्व नहीं हुई, इसका मतलब है वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेट हो जाना, हम जो अक्सर ये वर्ड जो है अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं कि मैं तो सैचुरेट हो गया हूँ चीज़ों से, मतलब योर मैक्सिमम लिमिट, कोई चीज़ अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाए तो उसे बोलते हैं कि वो सैचुरेट हो गया, ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन बना रहे थे हम, जितना मान लो ये 1 ग्लास वाटर में मैं कहूँ कि अगर 10 ग्राम शुगर डिजोल्व हो सकता है मैक्सिमम, 10 ग्राम, ठीक है, तो अगर आपने 10.5 डाला ना, शुगर 10.5 डाला, तो ये जो एक्स्ट्रा 0.5 ग्राम है ना, ये कभी भी उसमें सॉल्युबल नहीं होगा, ये वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है, आपको पानी में ऐसे ही दिखेगा रखा हुआ, आप चाहे कितना घोले जाओ वो डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है, ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो शुगर का सॉल्यूशन है वो शुगर के साथ, सॉलिड शुगर के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया है, ठीक है, क्लियर, तभी तो वो फर्दर डिजोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब अगर अब आप और शुगर डालोगे 10 ग्राम से, अगर आपने 10 ग्राम पर अगर 10 ग्राम से आपने ज़रा सी भी ज़्यादा शुगर डाली तो डिजोल्व नहीं होगी, तो 10 ग्राम तक क्या होगा, जब आपने 10 ग्राम उसमें डिजोल्व कर दिया तो जितना शुगर डिजोल्व हो रहा था उतना ही शुगर क्रिस्टलाइज भी हो रहा था, समझे आप, मान लो शुगर में क्या, देखो ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर 2 प्रोसेस होते हैं, ठीक है, 2 प्रोसेस क्या है, एक तो है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब घुल जाना, पानी के बीच में घुल जाना, ठीक है, ओके, दूसरा है, एक मिनट इसको लिख लूं, दूसरा प्रोसेस क्या है, क्रिस्टलाइजेशन,
क्रिस्टलाइजेशन क्या है, जो पानी में घुल गई है ना शुगर, वो फिर से फर्दर सॉलिड फॉर्म में आ जाए, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता होगा कि जब मान लो मैंने 10.5 ग्राम, मान लो 10.2 ग्राम मैंने डाले शुगर, 10 ग्राम तो पहले मैंने को सैचुरेट किया, फिर मैंने 0.2 ग्राम और डाला, 0.2 ग्राम मैंने शुगर और डाला। उससे अब आपको दिखेगा कि जो 0.2 ग्राम शुगर है ये सॉल्यूशन में ऐसे पड़ी है। ठीक है, आपको लगेगा ये वो शुगर है जो आपने ऊपर से फर्दर ऐड किया है ना। बट ये क्या होता है कि जब आप डिजोल्व करते हो ना इसको, तो ये तो 0.2 तो डिजोल्व हो जाता है ना, 0.2 इसमें से 0.2 जो आपने डाला ना फर्दर डिजोल्व होगा। बट इस सॉल्यूशन में से जो डिजोल्व शुगर है जो पहले ही घुल चुकी थी, उसमें से 0.2 ग्राम क्रिस्टलाइज हो जाएगा, उसमें से 0.2 ग्राम बाहर क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपने जो 0.2 एक्स्ट्रा डाला था वही आपको सॉल्यूशन के अंदर दिख रहा है। आप बोलते रहो वो घुलेगा नहीं है बेटे, आपको देखने में तो ऐसे लगेगा वो घुल नहीं रहा है। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि जो आपने 0.2 ग्राम डाला था ना और आप उसको डिजोल्व करना स्टार्ट किया, वो 0.2 ग्राम तो डिजोल्व हो रहा है पानी में। ठीक है, बट पानी में जो पहले से घुली हुई शुगर है उसमें से 0.2 ग्राम जो आपका शुगर है वो क्रिस्टलाइज हो रही थी बाहर। ठीक है, तो आपको इसलिए अमाउंट सेम दिख रहा था, बट ये आप समझ रहे हो ना, इसलिए ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल है। जितना आपने उसमें डिसॉल्व किया, आपने 0.2 एक्स्ट्रा डिसॉल्व किया तो 0.2 ग्राम उसमें से क्रिस्टलाइज हो गया। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो ये किसा एग्जांपल है, सॉलिड लिक्विड का है। ठीक है, ओके, मतलब जब आपने सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया है उसका एक एग्जांपल है। ओके, अच्छा ये हमने बड़ा कंफर्म कर दिया था। हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि अब हमको क्या पता था, जिसने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया उसको क्या पता है कौन सी शुगर है, ये पानी में से जो निकली है वो है या जो हमने डाली थी वो है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेडियो एक्टिव शुगर ली। रेडियो एक्टिव शुगर मतलब देखो, कार्बन मैंने बताया था, कार्बन के दो आइसोटॉप्स है ना, कार्बन 12 एंड कार्बन 14 है ना, बोल तो कार्बन 13 भी है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14, तो कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव है ना, इसमें से रेडिएशंस निकलती हैं रेडियो एक्टिव, ऐसे समझो। ठीक है, तो हमने शुगर किससे बनी होती है, कार्बन की तो है C6H6, एक मिनट क्लियर करती हूँ इसको। एक तो आपकी कौन कौन सी है, C6H12O6, ओके, जो आपकी फ्रक्टोज होती है सबसे स्वीटेस्ट, C6 मतलब स्वीटेस्ट, तो शायद पता नहीं है कि नहीं है, बट फ्रूट्स में यही मिलता है ज़्यादातर, C6H12O6। एक और सुक्रोज मान लो C11 C11H22O11, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है, कार्बन की ही तो है ये सब इसमें कार्बन प्रेजेंट है ना। तो हमने ऐसी शुगर ली जिसमें कैसा कार्बन प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव शुगर, सॉरी रेडियो एक्टिव कार्बन। तो उस शुगर को हम कहेंगे रेडियो एक्टिव शुगर। जिस शुगर में रेडियो एक्टिव कार्बन प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव शुगर। ओके, क्लियर। तो हमने रेडियो एक्टिव शुगर ली, ठीक है। अब हमने क्या किया, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने कुछ ड्रॉप डाल दी, ठीक है, रेडियो एक्टिव सॉल्यूशन के। उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने कि उस सॉल्यूशन को हमने जब स्टडी किया, हम देखा कि जो रेडियो एक्टिविटी मतलब जो सॉल्यूशन था वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। मतलब वो उसमें से भी रेडिएशन निकल रही है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने रेडियो एक्टिव सॉल्यूशन डाला है, ऊपर से शुगर डाली है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, वो पानी में फिर से घुली है ना। ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर से डाला सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने रेडियो एक्टिव शुगर डाली और वो ऐसी पड़ी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर वो ऐसा होता तो जब वो जो सॉल्यूशन होता वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता, बट वो जो सॉल्यूशन है जिसमें हम शुगर डिसॉल्व कर रहे थे वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था। इसका मतलब यही है कि आपके जो शुगर है वो पानी में डिसॉल्व होती है, और पानी में से जो शुगर है क्रिस्टलाइज होती है उतनी, ठीक है, जितनी आपने डिसॉल्व की है, ठीक है। अब उसके बाद है गैसेस एंड लिक्विड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है गैसेस एंड लिक्विड्स को। अब देखो, आपने देखा होगा जो कोका कोला की बोतल होती है उसका ढक्कन ओपन करते हैं उसमें से गैस निकलती है, एंड आई थिंक मैक्सिमम फ्यू
आर अवेयर ऑफ दैट गैस, है ना, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो तो जब उसको उसके अंदर डाला जाता है ना, उस बॉटल के अंदर, तो इक्विलिब्रियम सेट किया जाता है ना, कि जो CO2 गैस है, जितनी आपने CO2 गैस होगी उसके ऊपर, उतनी ही सॉल्यूशन में होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम किसके बीच में, गैस के और जो CO2 गैस इन सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो एक जनरली एक आपका गैस इन सॉल्यूशन का मैं एग्जांपल लिया है। ओके, जैसे आपने ढक्कन ओपन किया ना, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, या ना, आपने क्लोज सिस्टम नहीं रहा ना, जैसे ढक्कन ओपन किया, और वैसे ये गैस क्या होती है, बाहर निकलती है, इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनको स्टडी करने के लिए हमें हेनरीज लॉ का पता होना चाहिए। हेनरीज लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये +2 में भी है, ठीक है, 11th में है, थोड़ा सा हल्का सा, मेन तो +2 में है, ठीक है। तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि कोई भी गैस कितनी डिजोल्व होगी, मान लो मास ऑफ अ गैस जो डिजोल्व होने जा रही है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो किस बात पे डिपेंड करता है कि उस गैस का कितना प्रेशर है उस लिक्विड के अबव, उस गैस का कितना प्रेशर है उस लिक्विड के अबव, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से अब आपको हो सकता है ये उसका समझ में कुछ नहीं आया होगा, है ना, मैं बताती हूँ आपको, एक मिनट। सपोज करो ये आपका कोई सिस्टम है, ठीक है, ओके। तो मैंने इसके अंदर गैस कुछ डिसॉल्व की है, ठीक है। अगर मुझे ये जानना हो कि सॉल्यूशन में मैंने कितनी गैस डिसॉल्व की है, वो कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ द गैस डिसॉल्व इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, मान लो x ग्राम गैस मैंने डिसॉल्व की है किसी 100 ग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में। तो सोल्यूट क्या हुआ मेरा, सोल्यूट मेरी गैस है, ठीक है। जो चीज़ कम क्वांटिटी में होती है ना, लेस क्वांटिटी में होती है, दैट इज योर सोल्यूट। एंड जो चीज़ एक्सेस में होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में होती है वो, ठीक है, वो आपका सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो गैस आपका x ग्राम है और सॉल्वेंट आपका 100 ग्राम है, x इज डेफिनेटली इज लोअर देन 100। ओके, नाउ हाउ मच x इज देयर, अगर हमें जानना है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, वो कहते हैं आप क्या करो, अब डेफिनेटली आपने गैस डिसॉल्व की है, तो इस सिस्टम में यहाँ पे जो खाली स्पेस है, यहाँ पर कुछ गैस का प्रेशर तो रहा होगा, है ना। ये जो गैस आपने डिसॉल्व की है लिक्विड में, इसमें से कुछ गैस ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वेपर फेज में आ जाती है ना, सारी की सारी गैस तो पानी में डिसॉल्व नहीं होती है ना, ठीक है, क्लियर। तो वो कहते हैं कि ये जो एक्स अमाउंट है, ये जो गैस इतनी डिसॉल्व हुई है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोपोर्शनल है कि यहाँ पर कितना प्रेशर है इस पर्टिकुलर गैस का। सपोज करो ये कोई ए गैस है, ठीक है, एक्स ए क्या हुआ फिर, अमाउंट ऑफ गैस ए, है ना, ओके। तो पी ए क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस ए, ठीक है। तो पी ए पे डिपेंड करेगी एक्स ए की वैल्यू, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर ऑफ ए गैस। समझ में आ रहा है। तो ये हेनरी ने बोला है। अभी हेनरी के अलावा थोड़ा सा और कर सकते हैं हम। इसमें और कुछ था एक, फिर बाकी वाला मैं कल ही कराऊंगी। इसमें थोड़ा सा कुछ बताना था, वो मुझे डायग्राम पहले ही बनाना पड़ेगा शायद, ठीक है, फिर बताते हैं इसको। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।